नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 14 एंड 15। फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 होते हैं, जिसमें हमने समझा था आर्टिकल नंबर 14 टू 18 इज राइट टू इक्वालिटी। तो उसमें हम आज फर्स्ट दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लेट्स सी आर्टिकल नंबर 14 which is equality before law and equal protection of rights. The Article 15 about prohibition of discrimination on certain grounds. भेदभाव के अगेंस्ट आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। आइए देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 में हम पढ़ेंगे विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इसके अलावा हम एक जानेंगे रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, जो एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था। और सेकंड, इक्वालिटी ऑफ लॉ में क्या एक्सेप्शंस या अपवाद हैं। आर्टिकल नंबर 15 में भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सर्टेन ग्राउंड्स, इसे हम समझते हुए समझेंगे इसके कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस, और इससे ही जुड़ा हुआ 93rd अमेंडमेंट 2005, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और क्रीमी लेयर। आज के लेक्चर सीरीज में हम ये कुछ समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 14, यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सबसे पहले ध्यान रखें, आर्टिकल नंबर 14 इज अप्लाइड फॉर ऑल द पर्संस वेदर इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स। यह सभी को प्राप्त है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। यह इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है और यह एक निगेटिवली कोनोटेशन वाला, निगेटिव कॉन्सेप्ट वाला फंडामेंटल राइट है। ये समझते हैं हम निगेटिव और पॉजिटिव यह कैसे पता चलता है और किस प्रकार से कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, which stops state to act something. For example, state cannot discriminate. राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, यानी यहां राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। ऐसे प्रावधान कहलाते हैं नकारात्मक यानी निगेटिवली वर्डेड। नेक्स्ट, स्टेट shall provide equal opportunities. राज्य को समान अवसर प्रदान करना होगा। यह राज्य को कुछ करने के लिए कर रहा है, इट इज इंस्ट्रक्टिंग टू एक्ट। ऐसे प्रोविजंस पॉजिटिव वर्डेड कहलाते हैं। हियर इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटेन से लिया गया है, यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट हुआ। इसमें तीन बातें कही गई हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष छूट या सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। विधि के समक्ष सभी समान होंगे। इक्वल सब्जुगेशन ऑफ टू ऑल द पर्सन्स टू द लॉ ऑफ लैंड एंड नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सरकारी गैर सरकारी, कोई भी व्यक्ति कानून से, विधि से ऊपर नहीं होगा। किसी को भी विशेष सुविधाएं नहीं मिलेगी। ओके। एंड सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यह अमेरिका से लिया गया प्रावधान और यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस एंड द लायबिलिटीज। समान के साथ असमान नहीं। ओके। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी समान परिस्थितियों में समान, असमान के साथ समान व्यवहार करना चाहिए कुछ परिस्थितियों में। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन्स हु आर इन सिमिलर सिचुएशन। आप आसान सी भाषा में समझे तो समान के साथ समान व्यवहार। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि where equals and unequals are treated differently, आर्टिकल नंबर 14 does not apply. यानी जहां समान और असमान के साथ अलग व्यवहार होता है, वहां 14 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में असमानता की जा सकती है।
आर्टिकल 14 ने जहां मना किया क्लास लेजिस्लेशन से, बट इट परमिट्स आल्सो रीजनेबल क्लासिफिकेशंस, रिमेंबर which should be based on intelligible differential and substantial distinction। यानी कि यह जो असमान और समान वाली बातें हैं, यह विवेकपूर्ण और तर्क संगत होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि कोई बुजुर्ग हो, कोई बीमार हो और कोई युवा हो, तो इनकी सजा तय करने में इनकी स्थितियों का भी आकलन किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन सबको ही 25 किलोमीटर दौड़ने की सजा दी जाए भरी धूप में, तो हो सकता है बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, यह एबी डाइसी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने समझा वो कहीं ना कहीं इसका ही एलिमेंट है। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से की गई। पहला, absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for breach of law। यानी कोई भी व्यक्ति जब तक कानून नहीं तोड़ता, कानून का उल्लंघन नहीं करता, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जुकेशन टू ऑल द सिटीजन्स। यानी अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समान होंगे। The third says the rights of the individuals, that is the constitution, is result of rights of the individual as defined and enforced by codes of law, not the constitution। कहना था इनका कि जो भी अधिकार मिले हैं व्यक्तियों को, जो कि संविधान में है, वह जैसा कि न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, न्यायालय द्वारा लागू किया गया, उस तरह से यह व्यक्तिगत अधिकार परिणाम स्वरूप आए। यानी कि जो व्यक्तिगत अधिकार जो मिले हैं इंडिविजुअल्स को, उसका स्रोत न्यायालय है, न कि संविधान। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, पहली और दूसरी बात जो हमने की, इक्वालिटी बिफोर लॉ और नोबडी कैन बी पनिश्ड विदाउट द ब्रीच ऑफ लॉ, वह हमारे इंडियन सिस्टम में है। लेकिन तीसरी बात जो है वह हमारे इंडियन सिस्टम में अप्लाई नहीं होता, बिकॉज वी ऑल नो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। संविधान ही हमारे अधिकारों का मुख्य स्रोत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और जोड़ देते हुए बताया भी है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, एंड हेंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय अमेंडमेंट। यानी विधि का शासन मूलभूत ढांचे का अंग है, या किसी भी प्रकार से इसे तोड़ा या बदला नहीं जा सकता है, चाहे वह संशोधन ही क्यों ना हो। अब मुख्य जो अंग है जो हमें जानना चाहिए एग्जाम पर्पज से, प्रत्येक मूल अधिकार लगभग सारे में ही कुछ ना कुछ अपवाद दिए गए हैं, कुछ एक को छोड़कर। हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 14 के अपवाद, यानी किन किन परिस्थितियों में आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 31C जो कहता है, लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी कंटेन्ड इन 39B एंड 39C कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद B और 39C जो नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं, उनका पालन करते हुए अगर कोई कानून बनता है, वह न्यायालय में चुनौती उन्हें नहीं दिया जा सकता। तो ध्यान रखें, यह जो आर्टिकल 31C है, यह 14 अप्लाई नहीं होता। दूसरा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एज मेंशन इन आर्टिकल 361, अपने पद के दौरान कार्यालय में रहते हुए उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। नेक्स्ट 361A, कोई भी अगर सदन से जुड़े कार्यवाही की सही रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसे भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, एमपीज एंड एमएलए आल्सो एंजॉय प्रिविलेज। हमारे सांसद या विधायकगण सदन के अंदर कार्यवाही जब चलती है तो वहां कुछ कहने से या किसी पक्ष में मत देने का, उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, यूएनओ एंड इट्स
एजेंसीज आल्सो एंजॉय इम्यूनिटी। तो ध्यान रखें आर्टिकल नंबर 14 कहां का अप्लाई नहीं होता, तो आर्टिकल नंबर 31C which is about DPSPs, then article 361 about president and governors, 361A about publishing of true reports of the house, 105 and 194 about MPs and MLA, and then foreign diplomats, UNO and its agencies. Let's move to article number 15 which is prohibition of discrimination on certain grounds. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जो है इंडियन सिटीजन पर ही अप्लाई होता है। 15 कहता है कि कुछ आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ध्यान दें, नहीं किया जा सकता यानी राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है, तो यह नकारात्मक पहलू कहलाएगा। देखते हैं, फर्स्ट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिमेंबर, ओनली, यानी केवल इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी लायबिलिटी, डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विथ रिस्पेक्ट टू access to shops, public restaurants, hotels and places of public interest, as well as the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places, wholly or partly by state funds or dedicated to use of the public. किसी भी व्यक्ति को केवल इन आधारों पर सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए रोका नहीं जा सकता। ध्यान देंगे, दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स बोथ स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यह जो अधिकार आर्टिकल नंबर 15(2) में जो क्लॉज में जो बात कही गई है, यह राज्य के अलावा आम नागरिकों पर भी लागू होता है। ऐसे प्रावधान को विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। ऐसे कुछ ही प्रावधान है जो राज्य के अलावा आम नागरिकों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15(2) ऐसा एक प्रावधान है। अब कुछ एक्सेप्शन, जैसा हमने पहले 14 में भी देखा था, क्योंकि हमने 15 में पढ़ा, समझा कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ केसेस हैं, देखते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों से जुड़े, उनके विकास से जुड़े कुछ विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो उनके प्रतिनिधित्व के लिए, या बच्चों के विकास के लिए उनकी शिक्षा से जुड़ा प्रावधान, स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधान। तो women and children, state can make provisions. Then, for the advancement of socially and educationally backward classes, state can make special provisions. ध्यान रखें, it's socially and educationally, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। Many times स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में सोशली एंड इकोनॉमिकली मेंशन रहता है, आर्थिक रूप से। ध्यान रखें, वह आर्थिक नहीं, शैक्षणिक रूप से बात की गई है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 15 का चौथा क्लॉज कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे फीस माफ करना, आरक्षण की व्यवस्था करना। Then we have clause 5. It is also again related to socially and educationally backward classes, but it mentions specific condition, that is regarding admission to educational institutions. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ध्यान रखिए, 14 में, सॉरी, आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 4 में विशेष प्रावधान, कोई भी विशेष प्रावधान की बात की गई, लेकिन क्लॉज 5 में स्पेसिफिकली शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की बात की गई है। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। इनके लिए भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड 2005 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, एक 93rd संशोधन, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई ओबीसी के लिए, और सेंटर में
सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 लाया, जिसके तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन ध्यान रखें, कोर्ट ने यहां मेंशन किया कि क्रीमी लेयर को इससे एक्सक्लूड किया जाएगा। क्रीमी लेयर यानी कि जो एडवांस सेक्शंस हैं, हम आगे समझ भी लेंगे एग्जांपल्स। जो एडवांस सेक्शन है, जो सर्टेन लिमिट से ऊपर आते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, वह इसके अंदर नहीं आएंगे। और जो 6 क्लॉज था ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके लिए 2019 में 103rd अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। दोस्तों समझते हैं क्रीमी लेयर्स वह जो सर्टेन लिमिट्स के अबव हैं ऑलरेडी, जिन्हें इन बेनिफिट्स की आवश्यकता नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एटसेट्रा। ग्रुप ए क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, persons in the rank of colonel in the army and in the navy, air force, doctors, lawyers, businessmen, persons having agricultural land above certain limits or having annual income of more than 8 lakhs। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह के जो कैटेगरीज के लोग हैं वह क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, इनको यह आरक्षण के तहत नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा था। शुरुआत में क्रीमी लेयर की सीमा 1 लाख तक थी, जो आज के डेट में 8 लाख हो चुकी है। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। साथी गुरुकुल इज ऑलवेज विथ यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।